हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अपना टेंस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम अपने हर टेंस में या कह सकें कि तीनों टेंस जो हैं आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनकी सब कैटेगरीज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, किस तरीके से हम हिंदी सेंटेंसेज में पहचान करें कि ये सेंटेंस इस टेंस से संबंधित है, और इंग्लिश सेंटेंसेज की कैसे पहचान करें, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। और दोस्तों, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अगली क्लास से हम अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। यानी टेंस से आपके एग्जाम में सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित या स्पेसिफिक रूल से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, वो सब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंसेप्ट, और आज का अपना कंसेप्ट होगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। क्लियर? तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट, जिसमें हम अपने सीक्वेंस ऑफ टेंस को कंप्लीट करेंगे, और हेडिंग भी हम लिख रहे हैं यहां, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस की हम बात जब कर रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोगों ने वो रूल पढ़ा होगा, समझा होगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फोर के साथ तो टाइम लगता ही है, साथ में कई बार फ्रॉम के साथ भी टाइम लगता है। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा भी था कि हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस के संदर्भ में पहला रूल जो होगा वो यही होगा कि फ्रॉम में और सिंस और फोर में क्या डिफरेंस है। सिंस और फोर दोनों में तो डिफरेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट करते समय डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम कंप्लीट कर लें आज की क्लास में पहले रूल के रूप में। तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट हमारा रिलेटेड है डिफरेंस बिटवीन सिंस फोर एंड फ्रॉम। यानी सिंस फोर और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है, ये आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, इतनी ज्यादा कोई बड़ी इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं जिससे कि हमें कंफ्यूज होने का मौका मिले। मैं सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊं, तो एक मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, और एग्जाम्पल को डिस्कस करने के बाद में मैं आपसे डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि हाँ, आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, समझिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिंस और फोर जो हैं, ये हमेशा जो यूज होते हैं वो आपके यस्टर टाइम के साथ यूज होते हैं। यस्टर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको पास्ट टेंस में यस्टर का मतलब समझाया था। यस्टर का मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। ठीक है। अब बीता हुआ समय जो होता है, यानी जो समय गुजर गया है, उसके साथ लगाते हैं हम सिंस फोर। यानी अगर आप ये कहते हैं वह सोमवार से नाच रहा होगा, तो दोस्तों इसका मतलब निकलता है कौन से सोमवार से? जो सोमवार गुजर गया है। लेकिन माय डियर, ध्यान रखिएगा, फ्रॉम का यूज जो होता है वो आपके हमेशा फ्यूचर टाइम के साथ होता है। किस टाइम के साथ होता है? फ्यूचर टाइम के साथ होता है, यानी कमिंग टाइम के साथ होता है। जो समय अभी आने वाला है उसकी बात हम करेंगे। तो मन में प्रश्न उठता है कि ये हमें कैसे पता लगे कि ये समय अभी आने वाला है और ये समय बीत गया? तो बीतने वाले समय का अपने आप पता लग जाता है। क्यों? कैसे? क्योंकि फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समय के साथ कुछ ना कुछ या कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड लगाते हैं जो अपने आप उसे फ्यूचर में होने का रिप्रेजेंट कर देता है। एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि एक सेंटेंस तो मैंने लिखा, ही हैज बीन डांसिंग हियर सिंस मंडे। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां मंडे का यूज किया है। केवल केवल एक टाइम सूचक आपका जो शब्द है, समय सूचक जो शब्द है, टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड है, वो आ रहा है, और उसके साथ हमने लगा दिया क्या? सिंस लगा दिया। इस समय से हमें कहीं ऐसा पता नहीं लग रहा है कि ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट माय डियर, इफ आई से ही विल हैव बीन डांसिंग हियर, और फिर आपको दे दिया जाए नेक्स्ट मंडे। अब आप मुझे बताइए, क्या अभी भी आप नहीं पहचान पाएंगे
कि इसमें फ्यूचर टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और यस्टर टाइम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों जब तक समय के साथ में कोई ऐसा मंडे वर्ड के साथ में अगर वो यस्टर मंडे दे दे, लास्ट मंडे दे दे, है या फिर प्रीवियस मंडे दे दे, तब तो पता लग ही जाता है कि ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुजरे हुए समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर दोस्तों नहीं भी दे, ऐसा कोई उसके साथ वर्ड नहीं भी दे, तो आपको यही मानना है कि जो समय सूचक शब्द दे रखा है वो गुजरा हुआ समय ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां इस सेंटेंस में समय सूचक जो शब्द है उसके साथ क्या वर्ड दे रखा है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटेड टू कमिंग टाइम, आने वाले समय को रिप्रेजेंट करता है। और आने वाले समय को रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या है, फ्यूचर टाइम है। एंड माय डियर फ्यूचर टाइम जब भी आता है, वी कैन नॉट यूज सिंस एंड फॉर देयर, वी हैव टू यूज फ्रॉम। हम वहां सिंस और फोर का यूज नहीं कर सकते, हमें वहां किसका प्रयोग करना होगा, फ्रॉम का प्रयोग करना होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा। सो माय डियर इन दिस ब्लैंक वी हैव टू यूज फ्रॉम, इसलिए यहां किसका यूज करना होगा, आपको फ्रॉम का यूज करना होगा। ये विशेष ध्यान से समझ लिया। क्लियर कॉन्सेप्ट। सिंस फोर जब भी आएगा तो उसके साथ जो समय सूचक शब्द होगा वो पास्ट कॉन्सेप्ट को, यस्टर टाइम को, प्रीवियस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि माय डियर कोई भी समय सूचक ऐसा शब्द दिया जाए जिसके साथ नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग, फ्यूचर या ऐसा कोई भी वर्ड दे दिया जाए जो उसे फ्यूचर का बना दे या फ्यूचर के होने के बारे में बताए, दोस्तों वहां सिंस फोर नहीं लगाया जाता, वहां हम हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो यह है आपका रूल नंबर फर्स्ट रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब माय डियर दूसरा आता है कंसेप्ट, रूल नंबर सेकंड। हम यहां सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे टेंस टॉपिक को डिस्कस करते समय कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के खुद के काफी स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन्हें हम एक बार लिखेंगे, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन से रूल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आगे जो भी सीक्वेंस ऑफ टेंस में जैसे जैसे रूल्स आते जाएंगे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो अब मैं रूल नंबर सेकंड में आपको लिखवा रहा हूं, उसको समझिएगा, आप ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस present indefinite tense is used for universal truth, scientific fact and mathematical fact। आपका जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहां कहां करेंगे हम, एक यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ, साइंटिफिक फैक्ट के साथ और मैथमेटिकल फैक्ट के साथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, हम पढ़ने में तो इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य, हम इसे कह देते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में इसका क्या मतलब होता है, समझिएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ या शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य किसको कहते हैं, हम ऐसे कंसेप्ट को या ऐसे फैक्ट को सार्वभौमिक सत्य कहते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं जिसके तीनों जो पार्ट हैं वो एक समान रहे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी पास्ट में जैसा था वैसा ही आज है और आगे भी संभावना है वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों जिसके तीनों ही चरण जो हैं, तीनों ही स्टेप हैं, तीनों लेवल जो हैं वो सिमिलर रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। सिर्फ यूनिवर्सल का हिंदी अर्थ निकालने से हमें चीजें समझ में नहीं आ जाती कि यूनिवर्सल का मतलब हो जाता है सार्वभौमिक। तो क्या पता लगा फिर इससे, सार्वभौमिक से क्या पता लगा, हमें कुछ पता लगा, नहीं लगा हमें पता। तो दोस्तों सार्वभौमिक भी क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य वो होता है जिसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कैसे रहें, सिमिलर रहें, कोई परिवर्तन जिनमें नहीं हो। कंसेप्ट क्लियर आपका। साइंटिफिक फैक्ट क्या है, जो साइंस के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो चलता है, साइंटिस्ट ने जो प्रूव किया है। इसी प्रकार से मैथमेटिकल फैक्ट क्या होगा, जो मैथमेटिशियंस ने प्रूव किया है। क्लियर। तो मैथमेटिशियंस ने जो प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अब आप समझिएगा यहाँ एक बार कि आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको दो और कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, उनमें आपको एक एक्स्ट्रा रूल में डिस्कस करवा रहा हूं। आप देखिएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, एक तो सेंटेंस है दोस्तों ये, और एक सेंटेंस है हमारे पास द अर्थ मूव्स द सन। इन दो सेंटेंसेज को देखो।
अब अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों ही सेंटेंसेज में सिर्फ इस वर्ड में या इस कंसेप्ट में या डिफरेंस आया है। इस सेंटेंस में यहां आया है रिवॉल्व और यहां आया है मूव्स, केवल इतना सा डिफरेंस है। ब्लैंक में हम इनके साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो दोस्तों पहले तो समझ लीजिएगा रिवॉल्व्स का मतलब क्या है। रिवॉल्व्स का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। कैसी गति में? गोल गति में। तो इस वर्ड के खुद के अंदर ही क्या शब्द छुपा हुआ है? गोल, चारों तरफ। ये शब्द यानी गोल गोल शब्द जो है वो छिपा हुआ है इस रिवॉल्व वर्ड के अंदर। तो जब इसके अंदर ही गोल शब्द या फिर चारों ओर शब्द छुपा हुआ है तो इसके साथ दूसरा जो वर्ड लगेगा वो उस गोल शब्द को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी आपसे अगर प्रेपोजिशन संबंधी या कोई शब्द संबंधी प्रश्न पूछा जाए इस तरीके से तो ध्यान रखिएगा रिवॉल्व्स वर्ड जो आता है उसके साथ हम यूज करते हैं क्या? अराउंड यूज करते हैं। जबकि दोस्तों मूव्स का मतलब क्या होता है? मूव्स का मतलब होता है गति करना। मूव्स का मतलब केवल क्या होता है? गति करना। अब हमारे साथ ये हमको सोचना है कि गति कर रही है तो कैसे गति कर रही है, पृथ्वी सूर्य के साथ कैसी गति कर रही है ये हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या उसकी स्थिति कैसी गति कर रही है वे हमें मूव से पता लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमें किससे पता लगेगा? वो ही शब्द हमें इसके साथ लगाना है। और जब मूव वर्ड आए तो दोस्तों आपको राउंड वर्ड लगाना होगा जिससे कि हम ये राउंड वर्ड की हेल्प से बता सकें कि वो गोल गोल चक्कर लगा रही है, गोल स्थिति में या चारों ओर की स्थिति में गति कर रही है। मूव शब्द केवल एक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, गति को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसके साथ राउंड वर्ड लगाना जरूरी है। लेकिन रिवॉल्व्स के खुद के अंदर ये राउंड वर्ड छुपा हुआ है, सो आप रिवॉल्व्स के साथ राउंड नहीं बल्कि अराउंड यूज करेंगे। एग्जाम में दोस्तों कई प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे एप्रोप्रिएट वर्ड को बेस बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरीके से ध्यान भी रखना है। अब मान लो उस पर्सन ने क्या किया, आपको अराउंड और राउंड तो दे दिया सेंटेंस में और आपको यहां ब्लैंक दे दिया। मान लो ये आपको ब्लैंक दे दिया, क्लियर है, और आपको यहां अराउंड और राउंड दे दिया और आपसे पूछ लिया कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। ब्लैंक को एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से फिल कीजिए। तो दोस्तों एप्रोप्रिएट वर्ड की हेल्प से फिल जब करेंगे तो आपको ऑप्शन में जो शब्द दिए जाएं आपको उनमें से ध्यान रखना है अराउंड वर्ड किसके साथ आता है? जो शब्द अपने आप में ये गति बता दे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चारों ओर को रिप्रेजेंट कौन करता है? रिवॉल्व रिप्रेजेंट करता है। और रिवॉल्व होने की वजह से इसके साथ आप एस लगाओगे बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल फैक्ट एंड फॉर यूनिवर्सल फैक्ट वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूनिवर्सल फैक्ट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और माय डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आपका कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उस कंडीशन में आप वहां किसका प्रयोग करते हैं? एस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ। तो आपने यहां रिवॉल्व के साथ एस लगाया, लेकिन यहां शब्द जो है वो क्या छुपा हुआ है? राउंड वर्ड ही दिया गया है, तो आप यहां सिर्फ किसका प्रयोग कर लेंगे? मूव्स का प्रयोग कर लेंगे। तो दोस्तों चाहे वो यहां ब्लैंक दे चाहे यहां ब्लैंक दे और चाहे यहां ब्लैंक दे, आपको कहीं पर भी ब्लैंक दे दे, यानी यहां पर भी आपको आर्टिकल के रूप में आर्टिकल दी दे रखा है ना, तो अर्थ क्या है? एक प्लेनेट का नाम है, तो प्लेनेट का नाम है तो ये आर्टिकल टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम। प्लेनेट का नाम है, प्लेनेट के नाम के साथ भी हमें क्या लगाना होता है? आर्टिकल दी लगाना होगा। चाहे यहां आपको ब्लैंक दे, ये सन क्या है? एक स्टार है, और स्टार के नाम के साथ भी क्या लगाया जाता है? आर्टिकल दी लगाया जाता है। तो रूल क्लियर है आपका। साइंटिफिक फैक्ट देखते हैं, जैसे कि आपको सेंटेंस दिया जा रहा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वाटर की बात कर रहे हैं और हम यहां बॉयल शब्द के साथ एस लगा रहे हैं क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जब आती है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस हमें लगाना होता है। और यहां हमने एस लगाकर प्रूव किया है कि यस इन साइंटिफिक फैक्ट वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस साइंटिफिक फैक्ट में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना होगा। सिमिलरली माय डियर आप ध्यान दीजिएगा, अगला कंसेप्ट है आपका मैथमेटिकल फैक्ट, जिसमें हम कहते हैं 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। तो दोस्तों यहां ये मैथमेटिकल फैक्ट है और मेक शब्द के साथ एस लगा रखा है, तो यहां पर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
कई बार इस सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर विद्यार्थियों को एग्जाम में आए हुए प्रश्न के टाइप से हैं ये, कि हम क्या इस सेंटेंस में मेक यूज करेंगे या मेक्स यूज करेंगे। होता है कंफ्यूजन, कई बुक्स वगैरह में कंफ्यूजन दे रखा है, क्लासेज में भी कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको दो सेंटेंस लिखकर कंपेरेटिवली इसे क्लियर करवा दूं, जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। अगर मान लीजिए टू एंड टू आप मेक लगाना चाहते हैं, तो फिर इस फोर वर्ड के साथ आपको आर्टिकल अ लगाना होगा, यानी इस रिजल्ट को एक सिंगल यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई एक ऐसा एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं किया जा रहा है जो सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट करे, तो दोस्तों उसके साथ लगती है आपके सिंगुलर वर्ब। और अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए या ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए जो सिंगल यूनिट होने के लिए प्रमोट करता है, वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब इन दिस केस। और वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मेक्स लगाने का एक प्रॉपर लॉजिक है, जो कि आपका रूल बनता है हमारे ग्रामर का। और उस रूल में कहा जाता है, whenever we use mathematical sum in any sentence we have to use singular verb there। ये रूल है हमारे ग्रामर का कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में आप मैथमेटिकल सम की बात करेंगे, गणितीय जोड़ की बात करेंगे, गणित की गणना की बात करेंगे, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब देयर। तो वहां आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, ये हमारा फैक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे प्रीफर करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, रिजल्ट जो आता है वो डायरेक्ट आ जाता है, जबकि इसमें एक सिंगल यूनिट के रूप में आता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि आप मेक का यूज करेंगे या मेक्स का यूज करेंगे। क्लियर कंसेप्ट। रूल नंबर सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट एंड साइंटिफिक फैक्ट। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अपने रूल नंबर थर्ड की तरफ। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर हिस्टोरिकल फैक्ट एंड जियोग्राफिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट एंड जियोग्राफिकल फैक्ट, यानी आपके ऐतिहासिक तथ्य जो हैं उनसे, और भौगोलिक तथ्यों को भी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा। दीज फैक्ट्स मस्ट बी these facts must be present at the time of speaking। लेकिन इन फैक्ट्स के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी लगा सकते हो, कब, जब ये फैक्ट आपके बोलने के समय पर, जब ये फैक्ट आपके बोलने के समय पर अस्तित्व में हो या मौजूद हो, तभी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट। कैसे मौजूद हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, द गंगा फ्लोज, गंगा नदी बहती है। तो गंगा नदी का बहना आपके बोलने के समय पर अस्तित्व में है या नहीं है, बताइए। बिल्कुल अस्तित्व में, गंगा नदी अभी भी बह रही है। क्या आप सेंटेंस ऐसे बोल सकते हो, हिंदी में बोलकर मैं बताऊं कि द सरस्वती, यानी सरस्वती नदी बहती है, बोल सकते हो आप। सरस्वती नदी का बहना अस्तित्व में है क्या, अभी मौजूद है क्या, अभी नहीं है मौजूद, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते। तो माय डियर इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये मैंने लिखा है जियोग्राफिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन केवल उस केस में जब ये फैक्ट्स आपके बोलने के समय पर मौजूद भी होने चाहिए, एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, प्रेजेंस में होने चाहिए। तो हम अगर कहें द गंगा फ्लोज थ्रू यूपी, बिहार, बंगाल एटसेट्रा। गंगा नदी बहती है, यूपी, बिहार, बंगाल से होकर गुजरती है, वहां होकर बहती है। तो कहने का अर्थ है, हम यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये आपका जियोग्राफिकल फैक्ट है और बोलने के समय अस्तित्व में है। क्लियर। बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है जैसे कि हम कहें कालिदास इज कॉल्ड
द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस को देखिए जरा आप दोस्तों, इस सेंटेंस में हम इज का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ कॉल्ड तो थर्ड फॉर्म है। दोस्तों ये बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लग गई, ये सेंटेंस पैसिव बन गया है। और पैसिव में जब हम बी की फॉर्म के तुरंत बाद में यानी इजएमआर के तुरंत बाद में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो माय डियर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव माना जाता है। फाइनली चाहिए सेंटेंस पैसिव है, मैंने अभी क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। तो टेंस तो कौन सा हुआ इस सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हुआ ना। स्ट्रक्चर चाहे आपके एक्टिव हो या पैसिव हो, हम बात टेंस की कर रहे हैं। टेंस कौन सा हुआ यहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। माय डियर जब आप एक्टिव पैसिव टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपके बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा कि इजएमआर के तुरंत बाद जब थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहलाता है। तो दोस्तों यहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के समान वर्सेटाइल टाइप से यानी अलग अलग प्रकार से सभी प्रकार से जो रचनाएं की, विभिन्न प्रकार से जो रचनाएं की, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में किसने की हैं अब तक, कालिदास जी ने की हैं। यानी आज भी कालिदास जी के समान वर्सेटाइल टाइप से विभिन्न प्रकार से रचनाएं कोई नहीं कर पाया है। अगर मान लीजिए भविष्य में कोई बिल्कुल विलियम शेक्सपियर के जैसे इंग्लिश में ही रचना कर दे तो उसे हम विलियम शेक्सपियर के साथ उसकी तुलना करने लगेंगे और फिर उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज करने लग जाएंगे। तो कालिदास जी वाला फैक्ट कहां हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, वो अस्तित्व में नहीं रहेगा, और अस्तित्व में नहीं रहेगा तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल फैक्ट के लिए तो हमेशा होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट जो हैं उनके लिए केवल तब होता है जब वो आपके बोलने के समय पर कहां हो, अस्तित्व में हो, एग्जिस्टेंस में हो, प्रेजेंस में हो, उपस्थिति में हो। क्लियर कॉन्सेप्ट। अगला देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपके यूज होता है कहां, हैबिचुअल एक्शन में भी यूज होता है। माय डियर व्हाट अबाउट दिस हैबिचुअल एक्शन, व्हाट इज दिस हैबिचुअल एक्शन, ये हैबिचुअल एक्शन है क्या, क्या है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक कंसेप्ट पहले आपको क्लियर करवा दूं कि हैबिचुअल एक्शन दैट इज रिलेटेड टू आवर हैबिट। हैबिचुअल एक्शन हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमारी हैबिट से संबंधित होता है। और हैबिट में आपको बता दूं, हैबिट दो तरह की होती हैं, एक जिसे हम कहते हैं नेचुरल हैबिट, किसी भी प्राणी की नेचुरल हैबिट जो होती है उसके बारे में, और एक होती है एडॉप्टेड लेटर, यानी जिसे क्या किया जाता है, बाद में ग्रहण किया जाता है, एक वो भी हैबिट होती है। और बाद में जिसको ग्रहण किया जाता है तो इसका मतलब हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है, हमारे नेचर के साथ, हमारे चरित्र के साथ, हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी हुई नहीं है वो हैबिट। लेकिन ये हैबिट तो हर प्राणी के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि वो नेचुरल जन्मजात है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस नेचुरल हैबिट के साथ हम हमेशा ही यूज करेंगे कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। कौन सा टेंस दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और यहां एडॉप्टेड लेटर की बात करते हैं तो माय डियर एनी टेंस, कोई भी टेंस आ सकता है, जैसी जिस समय हैबिट है उसी के अनुसार आप टेंस का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बदल भी सकती है, बाद में ग्रहण कर रहे हैं, आज आप चाय पीते हो सकता है भविष्य में जाके चाय पीना बंद कर दो, पहले कोई काम करते हो सकता है आज वो काम नहीं करते हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, एक सेंटेंस तो हो गया आपका जैसे कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो माय डियर वी आर यूजिंग दिस फर्स्ट फॉर्म हियर, यहां हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू डॉग्स। अब डॉग्स चूंकि क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस तो लगता नहीं है, और केवल फर्स्ट फॉर्म जब लगती है तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें हमेशा ही आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे क्योंकि
अजनबियों की तरफ भौंकना कुत्तों की जन्मजात या नेचुरल हैबिट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं, आई डिड नॉट टेक टी इन माई स्कूल डेज, यानी मैं अपने स्कूल डेज में, अपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान चाय नहीं पीता था, तो दोस्तों चाय जब नहीं पीता था तो इसमें आपके पास्ट की हैबिट थी, लेकिन आज आप पीते हो, तो आपने ये कहना शुरू कर दिया क्या, बट नाउ आई टेक इट अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आपने सेम सेंटेंस में यहां टेक कर दिया और यहां डिड नॉट किया था, डिड कौन सा टेंस है, पास्ट है, और बाद में आपने प्रेजेंट लगा दिया, यानी अब आपके जो प्रेजेंट में जो आदत है उसके लिए आपने प्रेजेंट यूज कर लिया। आगे आप फ्यूचर में भी बढ़ा सकते हैं इसे, लेकिन मैं आगामी 7 दिन बाद में मेरा छोड़ने का विचार है, तो 7 दिन के बाद में मैं नहीं पीऊंगा, तो फ्यूचर हो जाएगा। क्यों हुआ इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों कैसे हमने लगा दिए, क्योंकि दोस्तों ये बाद में ग्रहण की हुई आदत है, और अगर जन्मजात है तो उस कंडीशन में आप उसके लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे बिना किसी समस्या के। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल है दोस्तों आपका रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर 5 कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used in newspaper headlines and live commentary, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग लाइव कमेंट्री के लिए और न्यूज़पेपर हेडलाइन के लिए भी किया जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें भी एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, होगा तो सही यूज, लेकिन केवल पहली बार। यानी कोई भी खबर, कोई भी न्यूज अगर न्यूज़पेपर हेडलाइन के रूप में आ रही है, पहली बार आ रही है, पहली बार आपकी निगाह उस पर पड़ी, पहली बार आपने उसे पढ़ा, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं। दूसरी बार पढ़ने पर तो उसका टेंस बदल जाएगा, और जिस टाइम की घटना है, जिस समय की घटना है, उस समय की घटना के अनुसार आप वर्ब की फॉर्म का यूज करते हुए टेंस का यूज करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब इस रूल को आपको रूल के हिसाब से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता, फिर भी मैंने ये क्यों लिखवाया है इसका कारण समझिएगा। इससे प्रश्न शायद इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं पूछ के और दूसरे तरीके से भी हमसे पूछते हैं। कैसे पूछते हैं समझिएगा, मैं उसे आपको बता देता हूं। यहां एक सेंटेंस दोस्तों हमने लिखा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, एक तो लिखा हमने ये, और दोस्तों दूसरा लिखा हमने इंडिया विन T20 द फाइनल। ठीक है, इंडिया विन T20 द फाइनल, और ऊपर वाले में इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो दोस्तों दो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो दोनों का एंटीसीडेंट या फिर आप सब्जेक्ट कह सकते हैं वो सेम है, लेकिन यहां सिंगुलर वर्ब है और यहां प्लूरल वर्ब है। दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ब आ रही है, एक में सिंगुलर और दूसरे में प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। तो ऐसा क्यों, क्या ये दोनों सेंटेंसेस में कोई एक सेंटेंस गलत है या दोनों सही हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी किसी देश का नाम किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, एक कंट्री के ही रूप में रिप्रेजेंट किया जाए केवल, यानी कॉमन नाउन मान के और कॉमन नाउन को एक नाम दे देते हैं, देश का नाम जब हमने दे दिया देश को और उसे देश के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो माय डियर ध्यान रखिएगा, कंट्री वर्ड से पता लग गया हमें, तो उस सेंटेंस में आप उस नाम के साथ जो वर्ब लगाओगे वो कौन सी वर्ब लगाओगे, सिंगुलर वर्ब लगाओगे। लेकिन माय डियर इस जगह पर अगर हम सेंटेंस देखें तो इस जगह तो इंडिया विन T20 द फाइनल,
और ये T20 द फाइनल रिलेटेड टू क्रिकेट, अ गेम, या उस गेम से संबंधित हो गया है और गेम को खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं, तो यहां पर इस इंडिया शब्द का प्रयोग निकल रहा है क्या, प्लेयर्स, वो खिलाड़ी जिन्होंने वो गेम खेला, वो मैच खेला और उसे जीता। और जब यह प्लेयर्स ही आ गया है, यानी सब्जेक्ट आपका कैसा आ गया है, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, तो दोस्तों वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी देश का नाम केवल देश को ही रिप्रेजेंट करता है तब तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, लेकिन और दूसरे शब्दों में अगर उसे यूज किया जाता है लाइक प्लेयर्स, लाइक पीपल, है वहां रहने वाले लोगों के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया जाए, तो माय डियर वहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये आपका रूल नंबर 5। बढ़ते हैं अपना आगे और लिखते हैं अपना रूल नंबर 6, और ध्यान दीजिएगा बेहतरीन रूल है ये, और ये कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी तो जानते हैं ना, विस्मयादि बोधक जिसे कहते हैं हम, विस्मय होता है, आश्चर्य का भाव हो जिसमें, दुख का भाव हो, खुशी का भाव हो, ये सब जो आपके कॉन्सेप्ट आते हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता, समझना पूरा नहीं हुआ है अभी रूल ये। हम कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज स्टार्ट विद हियर और दियर। ऐसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य या ऐसे वाक्य जो हियर और दियर से शुरू होते हैं, उन सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। लेकिन अगर इतना सा रूल पढ़ लोगे, तो अभी मैं बता रहा हूं इसलिए आप सुन भी लोगे, आपके दिमाग में कोई प्रश्न नहीं उठेगा, लेकिन अभी इतना सा पढ़ने से आप एग्जाम में प्रश्न सही नहीं करके आ सकते, क्योंकि माय डियर इस रूल के अगेंस्ट में एक रूल हमारा चलता है, हम बचपन से ही कहानियां पढ़ते आए हैं और उसमें लिखा रहता है देयर वाज अ क्रो, तो वहां पर तो वॉज का यूज हुआ, पढ़ते हैं ना स्टोरी में, एक बार एक कौवा था, तो वंस दियर वाज अ क्रो, तो दियर वाज अ क्रो, तो दियर शब्द जब आया तो वो भी स्टार्टिंग में आया है, लेकिन फिर भी हमने वहां पास्ट टेंस यूज कर लिया। तो वास्तविक लॉजिक क्या है वो समझना आप। अगर मान लीजिए हियर और दियर आपको वाक्य में दे रखे हैं, और अगर मान लीजिए उसमें दो तरीके आपको पढ़ने, अगर कोई एक्शन वर्ब है, कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है उस वाक्य में यदि, तब तो आप वहां यूज करोगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे अगर एक्शन वर्ब है तो, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों अगर मान लीजिए वो नॉन एक्शन वर्ब यूज कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा एनी टेंस, किसी भी टेंस का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो कंसेप्ट हमारा हुआ कि अगर हियर दियर से सेंटेंस शुरू हो रहा है और एक्शन वर्ब दे रखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, और अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो कोई भी टेंस आ सकता है। एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं इसे, अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा दियर ही वेंट, अब इसमें सिंबल कौन सा लगेगा ये भी आपको डिसाइड करना है, और एक आपने लिखा दियर वॉज अक्रो, और अब आपको बताना है दोनों सेंटेंसेस सही है या गलत है, और फिर कैसे इसे मॉडिफाई करें अगर गलत है तो माय डियर पहले सेंटेंस में भी दियर से शुरू हो रहा है और दूसरे में भी किससे शुरू हो रहा है, दियर से शुरू हो रहा है। पहले वाक्य में अब आप देखिएगा, आपको क्या देखना है, हियर दियर में एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। इस सेंटेंस में आपको वेंट शब्द दे रखा है जो कि फॉर्म है किसकी, गो की। गो का मतलब होता है जाना, जाने में फिजिकल एक्शन या एक्शन होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और दोस्तों जब एक्शन होता है तो हम वहां उस सेंटेंस में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, तो वेंट नहीं बल्कि यहां आपको यूज करना पड़ेगा गो, और उसके साथ ही सब्जेक्ट है इसलिए आपको ईएस लगाकर उसे बनाना होगा गोज। लेकिन दोस्तों यहां अगर हम सेंटेंस देखें तो इसमें सिर्फ ये वर्ब है और ये वर्ब किसी प्रकार से कोई एक्शन रिप्रेजेंट
नहीं कर रही है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं दे रही है, और एक्शन जब नहीं है तो आप किसी भी टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यह है कॉन्सेप्ट आपका हियर दियर से बनने वाला। अब जब हियर दियर से आपने ये गोज ही यहां कर दिया है, तो माय डियर मैंने कहा कि ऐसा सेंटेंस जो हियर दियर से शुरू होता है वो सेंटेंस कौन सा कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी। तो आप इसके साथ ये सिंबल भी लगाकर आओगे, या ये सिंबल आपको लगा हुआ मिलेगा, ये भी निश्चित है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो विशेष ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए ये भी यूज होता है जो आपके हियर दियर से शुरू होते हैं और अपने साथ एक एक्शन वर्ब लेते हैं। क्लियर हुआ यहां कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अपना अगला रूल, और अगला रूल है हमारा कौन सा? रूल नंबर 7। कौन सा रूल है श्रीमान? रूल नंबर 7। और रूल नंबर 7 क्या कहता है अपना? तो देखते हैं इसको। देखिए रूल नंबर 7 जो है आपके, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बेसिक रूल्स हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवाई दिए अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा फिर आगे आता है आपका कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां एक जनरल बात हम जब करते हैं तो WH वर्ड से संबंधित जो स्ट्रक्चर पढ़ी जाती है वो भी हम यहाँ कंप्लीट करते हैं, लेकिन आपको पता है WH वर्ड्स वगैरह और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तो हमने कंप्लीट पहले ही कर ली, तो अब उनकी कोई करने की जरूरत हमें नहीं है। क्यों? हम जो चीज पहले कर चुके हैं उसे दोबारा करने से कोई फायदा है भी नहीं, वैसे भी टाइम वेस्ट करना ही है वो फिर। अब आप देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that is in process at the time of speaking, at the time of speaking। यानी ऐसा कार्य जो बोलने के समय पर प्रोसेस में हो, चल रहा हो, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। समझना सिंपल तरीके से है। आपको एक वाक्य में अगर दूं ही इज रनिंग, तो ये आप कब बोल सकते हो कि वह दौड़ रहा है? तो दोस्तों तब बोल सकते हो जब वो आपके बोलने के समय पर भी दौड़ने का काम कर रहा हो। अगर आप सेंटेंस ये यूज करते हैं ही इज लाफिंग, तो इसका मतलब हो जाता है आपके बोलने के समय पर वो क्या कर रहा है? हंस रहा है। सो माय डियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोसेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो आपके बोलने के समय पर प्रोसेस में हो, चल रहा हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक रूल ये भी होता है, आगे जो रूल नंबर 2 हम लिखेंगे, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कार्य लंबे ड्यूरेशन में चलने वाला हो, एक इंस्टेंट वर्क जिसे हम नहीं कह सकते, लंबे समय तक चलने वाला कार्य हो, तो उस लंबे समय तक चलने वाले कार्य के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है, बशर्ते बोलने के समय तक वो पूरा नहीं होना चाहिए। कि आप जब सेंटेंस यूज करना चाह रहे हैं तब तक ऐसा नहीं वो काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ एनी एक्टिविटी। ये तो प्रोसेस को बताता है, किसी भी कार्य की प्रोसेस को बताता है, उसके अकॉर्डिंग आता है। तो दोस्तों यहां हमने पहला रूल लिखा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित, और ओवरऑल रूल नंबर 7। इसी के संदर्भ में रूल नंबर 8 भी हम एक बार कंप्लीट करें, जो कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समझना इसको ध्यान से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस is used for an action that is related to a long time process and has not been completed, has not been completed till the speaking।
बोलने के समय तक क्या नहीं हुआ हो, पूरा नहीं हुआ हो, उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। वेदर डायरेक्टली it is not in process at the time of speaking, भले ही फिर वो बोलने के समय पर प्रत्यक्ष रूप से, मैंने शब्द लिखा है आपको यहां पर ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली वर्ड लिखा है। क्या वर्ड लिखा है? डायरेक्टली। वेदर, चाहे फिर वो प्रत्यक्ष रूप से बोलने के समय पर प्रोसेस में नहीं हो, लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाला कार्य यदि है तो उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, बशर्ते वो आपके बोलने के समय तक पूरा नहीं हुआ हो। जैसे आप जब अपने लिए यूज करते हैं तो बोलते हैं ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बोलते हैं ना, मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो दोस्तों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्केट में आप घूम रहे हैं, आपको कोई आपका एक रिश्तेदार मिला, रिलेटिव मिला, दोस्त मिला, कोई भी मिला, उसने कहा भाई आजकल क्या कर रहा है, तो आपने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, किसी एग्जाम का नाम ले दिया। अब आपने कहा तो ये कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, लेकिन बाजार में घूमते हुए प्रिपरेशन हो रही है क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें रूल क्या छुपा हुआ है? रूल छुपा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी एक्टिविटी के लिए भी होता है जो बोलने के समय पर डायरेक्टली, भले ही आपके प्रोसेस में नहीं हो, लेकिन ओवरऑल वो लंबे समय तक चलने वाली है और बोलने के समय तक पूरी नहीं हुई है। सो वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर दैट एक्टिविटी, और इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है उस एक्टिविटी के लिए। क्लियर कंसेप्ट? यह है आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8। अब आता है माय डियर आपका रूल नंबर 9 रिलेटेड टू सीक्वेंस ऑफ टेंस। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 कहता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that will happen in future definitely। ध्यान रखिएगा क्या लिखा मैंने, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो फ्यूचर में होना है, होने को तो, और वो भी निश्चित रूप से। ऐसा कोई भी कार्य जो फ्यूचर में होना निश्चित हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इसके लिए मैं अब आपको यहां एक बेहतरीन स्ट्रक्चर और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए एक पॉइंट समझना आप, यहां कोई भी फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटी, फ्यूचर एक्टिविटी जो है, उस फ्यूचर एक्टिविटी के लिए हम 4 तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। पहला, आप अगर मान लीजिए सेंटेंस में इंडेफिनिट सिचुएशन लाते हैं, कैसी किसी कार्य के होने की इंडेफिनिट सिचुएशन है, यानी उस कार्य का होना निश्चित नहीं है, अभी दूर दूर तक कोई निश्चितता हो नहीं हुई अभी उसकी। अगर ऐसा इंडेफिनिट कंसेप्ट आया है तो आप ध्यान रखिएगा, शैल और विल का प्रयोग आप करोगे। शैल का प्रयोग होगा आई और वी के साथ, और बाकी के साथ होगा किसका? विल का प्रयोग होगा। लेकिन यह केवल तब होगा जब हम सेंटेंस में इंडेफिनिट कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करना चाहें। दोस्तों दूसरी कंडीशन जो होती है आपकी, दूसरी कंडीशन होती है डिसाइडेड बाय डूअर। डिसाइडेड बाय डूअर, अगर कोई कार्य करने वाला यानी कर्ता जो है, आपका सब्जेक्ट जो है किसी कार्य को करने के बारे में डिसाइड कर लेता है, लेकिन सब्जेक्ट डिसाइड करता है, अभी काम का होना निश्चित नहीं हुआ है। काम का होना निश्चित अलग चीजों से पता लगता है। अब आपने जैसे निश्चित कर लिया हाँ मैं ये काम करूंगा, तो शब्द आपके ऐसे आएंगे, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, श्योरली, है ऐसे शब्द आएंगे जिनसे लगेगा काम का होना निश्चित कर लिया है सब्जेक्ट ने। काम होना निश्चित नहीं हुआ है। काम जब होना निश्चित होता है तो सेंटेंस अलग ही आते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। तो ध्यान रखिएगा, डिसाइडेड बाय डूअर जब होता है तो वही आपके मैं अगर कहूं तो विल और शैल आ जाते हैं।
विल आता है आपके आई और वी के लिए, और बाकी अदर्स के लिए आते हैं कौन, शैल का यूज होता है। बाकी जितने भी शब्द आते हैं उनके लिए क्या आ जाता है, शैल आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। तो तीसरा कंसेप्ट है दोस्तों इसमें डेफिनिट। काम का होना कैसा हो, निश्चित यदि हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ता है। लेकिन कार्य का होना कैसा हो जाना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। अब आप थोड़े से अभी फिलहाल स्ट्रक्चर चल रही है तो कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी एग्जांपल्स लिखूंगा मैं इसके, तब इजीली समझ में आ जाएगा। और लास्ट कंसेप्ट माय डियर, अगर मान लीजिए कोई भी कार्य होना अगर प्लान्ड है या शेड्यूल्ड है, तो माय डियर वी हैव टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देयर। तो वहां पर कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसे हम रूटीन एक्टिविटी का भी कहते हैं, प्लान्ड कहते हैं, शेड्यूल्ड कहते हैं। अगर कोई ऐसा कार्य है माय डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अब मैं आपको सेंटेंस लिख रहा हूं, उन सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करना कि देखें आप कितना समझ पाते हो। मैंने मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, नेक्स्ट वीक। अगला लिखा मैंने, आई हैव डिसाइडेड दैट आई जयपुर लास्ट वीक। एक ये है, एक ये है आई टू जयपुर नेक्स्ट वीक, सो आई हैव booked my tickets। अब माय डियर आपके सामने ये 3 सेंटेंस है, एक सेंटेंस में और लिख देता हूं, तब तक आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए। आर स्कूल ऑन, ब्रैकेट में लिख देता हूं पहले एक बार, ऑन 15th में। माय डियर ये आपके 4 सेंटेंसेज हैं, इन 4 सेंटेंसेज को आप कंप्लीट कर लीजिए, ये कंसेप्ट आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ इंडेफिनिट, व्हाट इज द मीन ऑफ डिसाइडेड बाय डूअर, व्हाट इज द मीन ऑफ डेफिनिट एंड प्लान्ड एक्टिविटी। होना सबको फ्यूचर में ही है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अच्छे प्रकार से देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीक आ रहा है ना। इधर भी आपके क्या आ गया, नेक्स्ट, सॉरी ये आपका लास्ट वीक नहीं होगा, इसको सही कर दूं एक बार में, नेक्स्ट ही होगा, नेक्स्ट। तो यहां पर भी क्या आ रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, नेक्स्ट वीक आ रहा है। और यहां पर आप इसको और थोड़ा कर लें, ऑन 15th में नेक्स्ट वीक, इसमें भी क्या आ गया, नेक्स्ट वीक आ गया। और दोस्तों अगर नेक्स्ट वीक चारों में ही आ रहा है तो ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि दीज 4 सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू फ्यूचर एक्टिविटी। ये चारों की चारों ही फ्यूचर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्लियर। बट माय डियर इन दिस फर्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड नेक्स्ट वीक, एंड बिसाइड्स दिस वर्ड वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड। इसके अलावा हम और कोई शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही शब्द आ रहा है। और यही शब्द अगर आ रहा है तो वाक्य में कोई भी डेफिनेट कंडीशन बताने वाला शब्द नहीं आ रहा, प्लानिंग बताने वाला कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये कंडीशन, ये एक्टिविटी कैसी रहेगी, फ्यूचर में इंडेफिनिट रहेगी। और इंडेफिनिट जब रहती है तो एक बार इस टेबल को ड्रा जो मैंने किया है उसे समझ लीजिएगा। इंडेफिनिट जब होता है तो शैल का यूज होता है आईवी के साथ, और बाकी सबके साथ किसका यूज होता है, विल का ही यूज होता है। तो इस सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट यूज कर रखा है ही, और इस सेंटेंस में हो जाएगा माय डियर विल गो, क्योंकि गो की तो फॉर्म गो ही आ जाएगी यहां पर।
क्योंकि विल एक मॉडल का काम भी करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, फ्यूचर में आपको रूट फॉर्म चाहिए ही चाहिए, तो आपने रूट फॉर्म लगा दिए यहां गो। बट माय डियर, इन नेक्स्ट सेंटेंस विद दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीक वी आर यूजिंग ऑल्सो डिसाइडेड। मैंने ये डिसाइड कर लिया है, किसने? डूअर ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अगले सप्ताह जो है जयपुर जाएगा। अब इसकी जगह आपको डेफिनेटली या ऐसा कोई भी वर्ड दे देते तो भी काम चल जाता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि मॉडल का काम ये करते हैं, तो आई के साथ विल लगाकर यहां पर भी क्या कर देंगे? गो। ऊपर वाला जो विल लगा है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, नीचे वाला विल जो लगा है मॉडल के रूप में है, क्योंकि आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसमें आई वी के साथ ही मॉडल के रूप में आता है। तो मॉडल के रूप में आना और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट माय डियर, इन दिस नेक्स्ट सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तो आ ही रहा है, लेकिन आगे भी दे रखा है, सो आई हैव बुक्ड माई टिकट, इसलिए मैंने अपनी टिकट क्या करवा ली है? बुक करवा ली है। और माय डियर, अगर टिकट बुक हो चुकी है तो सीधा सा मतलब निकलता है कि जाना अब निश्चित हो गया है। एंड टाइम पे जाकर कैंसिल हो जाए वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल जब टिकट ही आपने बनवा लिए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है अब निश्चित है जाना। और अगर कार्य निश्चित हो गया तो माय डियर वहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस हो जाएगा आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, सो आई हैव बुक्ड माई टिकट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट? एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस, हर स्कूल के क्लोज होने का टाइम होता है फिक्स 15 मई, और वो 15 मई आने वाली है नेक्स्ट वीक में, है तो वही फ्यूचर, लेकिन फिर भी चूंकि एक फिक्स प्लान्ड और शेड्यूल्ड एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो स्कूल के साथ आप क्लोज लगाकर और एस लगा देंगे, क्योंकि स्कूल कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है, तो आप यहां क्लोज का प्रयोग कर लेंगे और क्लोज के साथ फिर एस लगाएंगे लगाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन सिंगुलर में अगर आ जाए तो दोनों के साथ आप एस लगाते हैं, यानी या तो अनकाउंटेबल आ जाए या सिंगुलर में आपके काउंटेबल में सिंगुलर आ जाए, तो ये काउंटेबल में सिंगुलर नाउन आ रही है, इसलिए हमने एस या ईएस लगाया। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? तो दोस्तों, ये आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट है, जो हमें बताता है कि सिर्फ एक शब्द विशेष को दिए जाने से हम टेंस डिसाइड नहीं कर सकते। आपको हर शब्द पर, सेंटेंस के हर वर्ड पर विशेष ध्यान देना होता है, और तब जाकर आप सेंटेंसेज को कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी ये रूल कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम अपने अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें नहीं किया जाता, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। वो कौन सी वर्ब्स हैं उसके बाद में, फिर बाद में, और इसके जब कंसेप्ट हो जाएंगे आपके वर्ब के, तो उसके बाद जो भी और आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल बचे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज काफी कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहां हम रूल नंबर 9 तक पहुंच गए हैं, और रूल नंबर 9 को कंप्लीट करने के बाद अब आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि हम रूल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और रूल नंबर 10 आपका इसी प्रकार का होगा, जब मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कुछ वर्ब्स के साथ नहीं होता। तो दोस्तों चलिए रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक यू।